प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी एक बार फिर मिले और सोशल मीडिया को मिल गया खूब सारा कंटेंट। चाहे मेलोडी वाला वीडियो हो या दोनों नेताओं की रोम घूमते तस्वीरें, सब वायरल है। आप जानते ही हैं पीएम मोदी इस वक्त 5 देशों के दौरे पर हैं। इटली इसमें अंतिम पड़ाव है। पीएम 19 मई को यहां पहुंचे तो मेलोनी उनका स्वागत करने पहुंची। माना जा रहा है कि इस दौरे में दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, एडवांस टेक्नोलॉजी और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी। पर चर्चा इन सबसे ज्यादा है जॉर्जिया मेलोनी की। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं की पूरी कहानी बताएंगे। कैसे एक महिला इटली की पहली प्रधानमंत्री बन गई जिसकी मां एक वक्त अबॉर्शन करवाने की सोच रही थी। कैसे एक लड़की जो कभी बार टेंडर हुआ करती थी वो आज न सिर्फ अपने देश की प्रधानमंत्री है बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी, आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। रोमन साम्राज्य की नींव रखने वाले ऑगस्टस सीजर ने एक दफा कहा था, आई फाउंड रोम अ सिटी ऑफ ब्रिक्स एंड लेफ्ट इट अ सिटी ऑफ मार्बल। यानी मुझे ईंट पत्थरों वाला रोम विरासत मिला, मैंने इसे संगमरमर का शहर बना दिया। सीजर के बयान में कितना सच कितना भ्रम, इस पर बहस आज भी चल रही है। हालांकि इसमें कोई शंका नहीं कि रोम इतिहास के सबसे प्रभावशाली शहरों में से एक था और आज भी है। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी के लिए इस शहर की तासीर मिली जुली रही है। जनवरी 1970 में रोम में एक मध्यवर्गीय परिवार में जॉर्जिया का जन्म हुआ। उनकी पैदाइश की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जॉर्जिया के पिता टैक्स एडवाइजर का काम करते थे। जब वो अपनी मां के पेट में थीं, तभी उनके माता पिता के रिश्तों में दरार आने लगी। मां अबॉर्शन करवाना चाहती थी, लेकिन उस समय उनके पास ये विकल्प मौजूद नहीं था। इटली में महिलाओं को गर्भपात का कानूनी अधिकार 1978 में मिला। इसी ऊहापोह के बीच मां ने बच्चे को जन्म देने का निश्चय किया। इस तरह जॉर्जिया मेलोनी इस दुनिया में आई, लेकिन तब तक उनके पिता रोम छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने एक दूसरे द्वीप पर अपनी दुनिया बसाने का फैसला कर लिया था। इस दुनिया में जॉर्जिया उनकी मां और उनकी बहन के लिए कोई जगह नहीं थी। 11 साल की उम्र तक वो कभी कभार पिता से मिलने जाती रही। फिर उन्होंने वो रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जॉर्जिया और उनकी बहन एरियाना को मां ने अकेले संभाला। उनका पेट भरने के लिए उन्होंने हर तरह की नौकरी की। एक पुरुष सत्तात्मक समाज में खुद को साबित करने के लिए उन्हें हमेशा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। इसका असर जॉर्जिया के बचपन पर पड़ा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझे अपने पिता की कमी से हमेशा जूझना पड़ा। एक पिता की दुत्कार आपको कमतर महसूस कराती है। ऐसा लगता है मानो आपकी जिंदगी का कोई मकसद ही ना रह गया हो। इसी एहसास ने जॉर्जिया को नई लकीर खींचने का साहस दिया। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तब उन्होंने बार में ड्रिंक्स परोसने से लेकर दूसरों के घरों में बच्चा संभालने तक का काम किया। उन्हें छोटी से छोटी चीज हासिल करने के लिए लड़ना पड़ा। इसने जॉर्जिया को उग्र तो बनाया ही, साथ ही संकल्पों को बरतने का हुनर भी दिया। फिर शुरू हुआ 1990 का दशक। पूरी दुनिया में राजनीतिक उठापटक मची। कोल्ड वॉर खात्मे की तरफ बढ़ा। सोवियत संघ दरक रहा था। कम्युनिस्ट विचारधारा मरणासन स्थिति में पहुंच गई थी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इटली में लेफ्ट और सेंटर लेफ्ट पार्टियों का दबदबा था। सोवियत संघ के विघटन का असर इटली पर भी पड़ा। वहां पुरानी पार्टियों का प्रभाव घटने लगा। इसी समय मिलान शहर में जांच अधिकारियों ने घूसखोरी के कुछ आरोपों की जांच शुरू की। जब इसकी परतें खुली तो पूरा देश हैरान रह गया। भ्रष्टाचार के खेल में उद्योगपति, नेता, अफसर, मंत्री, प्रधानमंत्री सब मिले हुए थे। किसी बड़ी पार्टी का दामन इससे अछूता नहीं था। यह एपिसोड देखकर लोगों का मन उचट गया। इसके चलते कई बड़ी पार्टियों ने खुद को भंग कर लिया। वे नए नाम और नई पहचान के साथ राजनीति में वापस लौटी। उसी काल में एक पार्टी ऐसी भी थी जो स्कैंडल से लगभग अछूती रही थी। इस पार्टी का नाम था मूवमेंटो सोशियल इटालियानो, MSI। इसका प्रभाव कुछ चुनिंदा इलाकों तक सीमित था। MSI की स्थापना 1946 में हुई थी। इसे मुसोलिनी के कुछ वफादार लोगों ने मिलकर बनाया था। दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में इटली की जनता ने मुसोलिनी और उसकी पत्नी को मारकर उल्टा लटका दिया था। फासिस्ट पार्टी को पहले ही बैन किया जा चुका था। मित्र राष्ट्रों ने मान लिया कि फासीवाद का खात्मा हो चुका है, अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। एक वजह यह भी बताई जाती है कि वे इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता हासिल करने से रोकना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने फासिस्टों को पनपने से नहीं रोका। इसलिए जब मुसोलिनी के लोगों ने MSI बनाई, मित्र राष्ट्र दूसरी तरफ देखने लगे। उन्हें लगा कि MSI साम्यवाद को संतुलित करती रहेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। MSI हमेशा हाशिए पर ही रही। कोल्ड वॉर के अंत और 1992 के घूसकांड के बाद उनके लिए थोड़ी जगह बनी, लेकिन तब तक कुछ कम कट्टर राजनीतिक पार्टियों का उद्भव होने लगा था। इटली के जिन हिस्सों में MSI बची हुई थी उनमें से एक में जॉर्जिया मेलोनी का घर था। उन्होंने अपने पास घट रही राजनीतिक हलचल को करीब से देखा। एक दिन वो सीधे पार्टी के दफ्तर पहुंच गई। बोली, मुझे पार्टी का मेंबर बनना है।
किसी 15 साल की लड़की को इतनी बुलंदी के साथ खड़ी देखना पार्टी वर्कर्स के लिए अजूबे वाली बात थी। उन्होंने जॉर्जिया को यूथ फ्रंट का मेंबर बना दिया। इस रोल में जॉर्जिया सबसे आगे और सबसे अलग दिखने की कोशिश करती। उनके नारे सबसे बुलंद होते थे। उनकी नेतृत्व क्षमता भी उभर कर सामने आ रही थी। फिर 1995 का साल आया। एमएसआई को नई पैकेजिंग के साथ लॉन्च किया गया। असल में मुसोलिनी वाली पहचान उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। इसका एक रास्ता निकाला गया। एमएसआई को भंग करके एक नई पार्टी बनाई गई, नेशनल अलायंस। पार्टी के नेता जियोफ्रेंको फिनी ने फासिस्ट सैल्यूट पर बैन लगा दिया। हालांकि एमएसआई के मशाल वाले सिंबल को बरकरार रखा गया। फिनी मुसोलिनी को 20वीं सदी का सबसे महान राजनेता बताते रहे। जॉर्जिया मेलोनी ने भी वही राह पकड़ी। 1996 में चुनाव प्रचार के दौरान मेलोनी ने कैमरे पर कहा, मुझे लगता है मुसोलिनी एक सधे हुए राजनेता थे। उन्होंने जो कुछ किया इटली के लिए किया। आम चुनाव के दौरान जब मेलोनी पीएम पद की दावेदार थी तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इसी को लेकर उनके ऊपर फांसीवादी होने के आरोप लगे। कहा गया कि मेलोनी प्रधानमंत्री बनी तो इटली में तानाशाही लौटेगी। मेलोनी ने इससे इनकार किया। कहा, ब्रदर्स ऑफ इटली के डीएनए में फांसीवाद, नस्ल भेद, यहूदी विरोध जैसा कुछ भी नहीं है। खैर, वापस कहानी पर लौटते हैं। 1996 के साल में मेलोनी को नेशनल अलायंस के यूथ विंग का लीडर बना दिया गया। 2 साल बाद वो रोम से काउंसिलर चुनी गई। जिस दौर में मेलोनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में चमक रही थी, उसी दौर में एक मीडिया मुगल नेशनल पॉलिटिक्स का बेताज बादशाह बना बैठा था। वो सिल्वियो बर्लुस्कोनी था। बर्लुस्कोनी ने 1994 में फोर्जा इतालिया नाम की पार्टी बनाई थी। इसने अपने पहले ही चुनाव में जीत दर्ज की थी। बाद के सालों में नेशनल अलायंस ने फोर्जा इतालिया के साथ गठबंधन कर लिया। 2006 के चुनाव में मेलोनी पहली बार इटली की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ डेप्यूटीज में पहुंची। 2008 में बर्लुस्कोनी की कैबिनेट में उन्हें युवा मामलों का मंत्रालय सौंपा गया। वो 31 साल की उम्र में मंत्री बनी थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इटली में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर उनका कार्यकाल कुछ महीनों का ही रहा। बर्लुस्कोनी की पार्टी के अस्तित्व पर संकट गहराने लगा। तब फोर्जा इतालिया और नेशनल अलायंस से मिलकर एक तीसरी पार्टी बनाई, द पीपल ऑफ फ्रीडम, PDL। फोर्जा इतालिया खत्म तो हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद इसकी वापसी भी हो गई। 2013 में बर्लुस्कोनी ने फोर्जा इतालिया को फिर से शुरू कर दिया। हालांकि नेशनल अलायंस के साथ ऐसा नहीं हुआ ये कि उसके कुछ सदस्यों ने एक नई पार्टी बना ली। उसका नाम रखा गया ब्रदर्स ऑफ इटली। ये नाम इटली के नेशनल एंथम के पहले वाक्य से लिया गया है। पार्टी के शुरुआती नेताओं में जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल थी। नई नवेली पार्टी के लिए 2013 के चुनाव में परीक्षा की पहली घड़ी आई। इस चुनाव में उनको महज 2% वोट मिले। 2014 में ब्रदर्स ऑफ इटली की कमान मेलोनी को सौंप दी गई। उनकी पहली बड़ी परीक्षा हुई 2018 के चुनाव में। इसमें पार्टी का वोट प्रतिशत तो बढ़ा, लेकिन सत्ता उनसे कोसों दूर रही। 2018 में ब्रदर्स ऑफ इटली को 4.4% वोट मिले थे। तब ये कहा जाने लगा था कि इस पार्टी का हाल एमएसआई या नेशनल अलायंस जैसा ही होगा। वो हाशिए पर रहकर एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन 4 बरस के भीतर ही ये आकलन ध्वस्त हो गया। 2022 के आम चुनाव के नतीजों में ब्रदर्स ऑफ इटली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उन्हें लगभग 26% वोट मिले और सहयोगियों की मदद से जॉर्जिया मेलोनी इटली के इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। पर मेलोनी का प्रधानमंत्री बनना इतना आसान नहीं था। अंदर से जो चुनौतियां थीं वो तो थीं, बाहर से भी चुनौतियां कम नहीं थी। पूरा यूरोप उनकी इस जीत से चिंतित था। पर क्यों? इसके पीछे की वजह मेलोनी और उनकी पार्टी की नस्लवादी और दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़ी है। जिस बर्लुस्कोनी की कैबिनेट में उन्होंने पहली बार सत्ता का स्वाद चखा, वो कई बार मुसोलिनी को पाक साफ बता चुके थे। बर्लुस्कोनी ने एक बार कहा था, मुसोलिनी ने किसी को नहीं मारा। 2003 में ब्रिटिश मैगजीन स्पेक्टेटर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुसोलिनी ने लोगों को जेल में छुट्टियां मनाने भेजा था। बर्लुस्कोनी ने मुसोलिनी के हर अपराध को नकारा था। उन्हीं की कैबिनेट के मंत्रियों ने यह प्रचार किया कि इटली की आबादी तेजी से घट रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो मूल लोग गायब हो जाएंगे। एक दौर में मुसोलिनी ने भी यही भ्रम फैलाया था। उसने कहा था, बच्चों का पालना खाली है और कब्रिस्तान भरते जा रहे हैं। इस तरह दूसरी नस्ल के लोग हम पर हावी हो जाएंगे। कहा जाता है कि जॉर्जिया मेलोनी की राजनीतिक समझ इसी पाठशाला से उपजी है। वो कहती रही हैं कि प्रवासियों की वजह से इटली की अपनी पहचान खत्म हो जाएगी। वो विदेशी माता पिता से इटली में पैदा हुई संतान से नागरिकता और सरकारी लाभ का अधिकार छीनने की वकालत करती रही। मेलोनी कहती हैं, प्रवासियों को रोकने के लिए नौसेना का बेड़ा तैयार करना चाहिए। वो मुस्लिमों के खिलाफ भी काफी कड़वे बयान दे चुकी हैं। उन्हें समलैंगिक लोगों से समस्या है। वो हर उस चीज का विरोध करती रही हैं जिससे किसी समाज और देश की आधुनिकता निर्धारित होती है। इसकी बानगी जून 2022 में दिए उनके एक बयान से मिलती है, जिसमें उन्होंने कहा था, नेचुरल फैमिली हाँ, LGBT लॉबी नहीं, ईसाइयत की सार्वभौमिकता हाँ, इस्लामिक हिंसा नहीं, सुरक्षित सीमाएं हाँ, प्रवासियों की बाढ़ नहीं।
2022 के आम चुनाव में मेलोनी ने बर्लुस्कोनी की फोर्जा इतालिया और साल्विनी की द लीग से हाथ मिलाया था। बर्लुस्कोनी के बारे में हमने पहले आपको बताया। साल्विनी की बात करें तो वो भी कट्टरता और नस्लवादी राजनीति का जीता जागता उदाहरण है। साल्विनी प्रवासियों के नरसंहार की अपील कर चुके हैं। खैर, समय बीता, उन सब आशंकाओं के बीच मेलोनी ने विश्व जगत में उसकी राजनीति में अपनी जगह बनाई, एक पहचान बनाई। अक्टूबर 2025 में इजिप्ट में हुई गाजा पीस समिट में 30 बड़े देशों के नेताओं के बीच वो इकलौती महिला नेता थी। मेलोनी की सबसे बड़ी ताकत उनकी पर्सनैलिटी है। वे राजनीतिक मंचों पर किसी नेता जैसी नहीं, आम लोगों जैसी रहती हैं। उन्हीं की भाषा में बात करती हैं और कार्यक्रम के बाद लोगों से हंसी मजाक भी करती हैं। ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। 2019 में एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था, मैं जॉर्जिया हूँ, एक महिला हूँ, एक माँ हूँ और एक क्रिश्चियन। खैर, आप मुझे मेरी इस पहचान से अलग नहीं कर सकते। ऐसे स्पष्ट बयान और पारंपरिक विचारधारा इटली जैसे कैथोलिक क्रिश्चियन बहुल देश में उन्हें पॉपुलर बनाते हैं। दुनिया के तमाम देशों के नेताओं से उनकी मुलाकातें चर्चा में रहती ही हैं और ऐसी एक मुलाकात उनकी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चल रही है। बाकी भारत में वो कितनी पॉपुलर हैं वो आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं। दौरे में भारत इटली के बीच क्या होने वाला है वो एक अलग वीडियो में आपको बताएंगे, समझाएंगे। आपको फिलहाल मेलोनी की ये पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे सुधांशु। शुक्रिया।